Good afternoon, students. Today, first of all, I am going to discuss questions from your NCERT textbook. So what you have to do, you have to take out your NCERT textbook for referring to the questions. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं, पहले उसके हम वन बाय वन क्वेश्चंस देख लें कैसे हैं टेक्स्टबुक में, क्वेश्चंस के आंसर्स देख लें. ठीक है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. आपको इसके आंसर्स रिटन आपके नोट्स में दिए हुए हैं, सो नो नीड टू राइट दोज आंसर्स अगेन. जस्ट गो थ्रू दोज आंसर्स, मेमोराइज दोज आंसर्स, बट उसके लिए पहले आपको समझने पड़ेगा कि वो आंसर्स हमने क्यों ऐसे लिखे. सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स ऑफ योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take out page number 3 in your NCERT textbook. Take out page number 3. Okay, on page number 3, the very first in text question: which of the following are matter? So in the first lecture, the very first point which we have studied is matter is anything which occupies space and has mass. Anything which occupies space and has mass is known as matter. तो आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे? चेयर, एयर, लव स्मेल हेट आमंड्स, लव स्मेल हेट आमंड्स, thought cold drink, thought cold drink, smell of perfume. सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट याद रखना है? The first point we studied in this chapter, वो याद रखना है. वो पॉइंट क्या था? Anything which occupies space and has mass is known as matter. तो इसमें से देखते हैं कौन कौन सी चीजें मैटर हो सकती हैं. So chair occupies space and it has mass. Air space occupy करती ही है और air का mass भी होता है, so air is also a matter. Love is a feeling. It doesn't occupy any space, ना ही इसका कोई मास होता है, तो लव नहीं है. स्मेल आपको कभी भी किसी चीज की आती है तो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, बट उन पार्टिकल्स को मैटर बोला जाता है, उस स्मेल को मैटर नहीं बोला जाता है. डिफरेंस याद रखना. अगर आप ऐसा सोचो कि मैंने एग्जांपल लिया था कि हॉट कुक्ड फूड रीचेस टू अस, तो उसमें पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए, तो पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्मेल मैटर. स्मेल मैटर नहीं है. स्मेल एक अलग चीज है, पार्टिकल्स एक अलग चीज है. ठीक है, सो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्मेल, उस वो बोला जाता है तो आप मैटर लिखते हैं. सिर्फ स्मेल, वो तो एक सेंसेशन है, तो स्मेल मैटर नहीं है. हेट इज ऑल्सो अ फीलिंग, सो ये भी मैटर नहीं है. आमंड्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. आमंड्स आपको पता है क्या होता है? बादाम. सो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं एंड दे हैव मास. थॉट क्या है? थॉट कोई पार्ट मींस इट विल हैव मास. थॉट का कोई मास होगा, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? नहीं. सो थॉट का कोई मास नहीं होता, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता. इट इज जस्ट अ फीलिंग. सो थॉट इज नॉट अ मैटर. कोल्ड भी क्या है? आपके बॉडी में एक सेंसेशन, एक क्या बोलते हैं, वायरस एंट्री से आपकी बॉडी में कोई डिफरेंट टाइप के सेंसेशन हो रहे हैं, तो वो कोल्ड है. तो कोल्ड क्या है? मैटर नहीं है. बट कोल्ड ड्रिंक मैटर है, उनके अंदर पार्टिकल्स हैं. ठीक है. स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर नहीं है. स्मेल कभी भी मैटर होता नहीं है. ठीक है. सेकेंड, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. The smell of the hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अगर hot cooked food है तो उसकी स्मेल दूर तक आती है, बट कोल्ड फूड है तो आपको पास में जाके उसको स्मेल करना पड़ता है, तब आप उसकी स्मेल सेंस कर सकते हो। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है,
बिकॉज when temperature is raised, speed of particles present in that matter increases. When temperature is raised, when food is hot, the temperature of the particles present inside the food is high. So the particles present inside that food, they move at a higher speed, due to which they have high kinetic energy. So they can diffuse through a larger distance. Clear? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी भी पार्टिकल्स की क्या है, ज्यादा है. वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है. एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इज मोर, दोज पार्टिकल्स दे कैन ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस. एंड कोल्ड फूड में क्या होता है, उनके पास उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, तो पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो वो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते. क्लियर? आपको आंसर्स मैं समझा रहा हूं, पढ़ने किस में से है, आपकी नोट्स में से. उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, मेमोराइज दोस. अगर फिर भी कोई डाउट आता है इसमें कोई पॉइंट में, तो मेरे को कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो. थर्ड, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? एक डाइवर है, वो स्विमिंग पूल में वाटर को इजीली कट कर सकता है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी लगती है? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में कि अगर सॉलिड होता तो पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, तो उसको ब्रेक करना टफ होता है. बट लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो इजीली ब्रेक करना पॉसिबल है. सो क्या लिखना है आपको? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव अ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. क्या होता है, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. आपको यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी है. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो? इट शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. क्लियर? आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी है. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? तीन प्रॉपर्टी है आपके पास. पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम. दिस शुड बी योर आंसर. फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? अभी बोला मैंने, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, particles are in continuous motion and particles attract each other. Okay, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है. चलो, अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की एक्टिविटीज नहीं देखी थी. सिर्फ हमने कल क्या किया था, देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, उसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं. मैं आपको एक्टिविटी नंबर नहीं बताता हूं, बट अगर आप एक्टिविटी गो थ्रू करोगे तो हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया होगा. बट कल हमने मींस लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सिर्फ कंपैरिजन किया था, एक टेबल ड्रॉ की थी. आज एक्टिविटीज देख सकते हैं, देख लेते हैं एक बार. सो यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 4 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एक्टिविटी रिफर करने के लिए टेक्स्ट बुक आपको सामने ही रखनी है. So what is given in the activity? Activity number page 4. Activity number 1.3.1. Activity number 1.3.1. क्या लिखा है देखो. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड. केमिस्ट्री को हमेशा प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ एग्जांपल से, डेली लाइफ एग्जांपल से समझने का ट्राई करना है, तो एक्टिविटी पढ़ना नेसेसरी. सो कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड. 4 आर्टिकल्स लेने हैं आपको. कौन कौन से लेने हैं? पेन, बुक, नीडल एंड अ थ्रेड. आपने 4 आर्टिकल्स लिए, सॉरी.
स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। क्या करना है आपको, इन आर्टिकल्स को एक पेज पे रखना है, जैसे ये पेन, तो पेन को आपको पेज पे रखना है, पेंसिल से उसके अराउंड उसका एक शेप बना देना है। ठीक है, इन चारों का। क्लियर? Sketch the shape of the above particles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Do all these have a definite shape, a fixed volume and a fixed boundary? तो पेन का अगर आप शेप ड्रॉ करोगे तो फिक्स होगा, पेन का शेप आप चेंज नहीं कर सकते। बुक का शेप भी फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगी, नीडल का भी शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा। बट थ्रेड में शेप फिक्स होगा थ्रेड का। थ्रेड को तो आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, तो थ्रेड क्या सॉलिड नहीं है? थ्रेड सॉलिड है, थ्रेड में शेप फिक्स नहीं हुआ। हमने एक एक्टिविटी की, हमने 4 आर्टिकल्स लिए, उसमें से आपको जो जो क्वेश्चन पूछे उनके क्वेश्चन क्या है, शेप, वॉल्यूम और बाउंड्री फिक्स है कि नहीं। बाउंड्री मतलब जो आपने पेंसिल ड्रॉ किया, पेंसिल से शेप ड्रॉ किया, हमेशा फिक्स रहेगा, तो पेन में फिक्स रहेगा, बुक में फिक्स रहेगा, नीडल में भी फिक्स रहेगा। थ्रेड को तो जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे मोल्ड हो जाएगा। तो क्या हुआ, थ्रेड में ऐसा क्यों हुआ, थ्रेड इज अ सॉलिड, बट थ्रेड में ये चीज क्यों हुई, बिकॉज थ्रेड का जो एरिया होता है, जो थिकनेस होती है, बहुत कम होती है। थिकनेस बहुत कम होती है और उसके बीच में मींस अगर उसकी थिकनेस बहुत कम है तो वो कोई भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। जैसे आपकी पेन की रिफिल है, पेन की रिफिल की थिकनेस क्या है, बहुत कम है, तो आप उसको कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। सो वैसे ही थ्रेड की थिकनेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, पेन की रिफिल तो भी थिक थी, तो अगर थिकनेस बहुत ज्यादा कम है तो उसको हम शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड को। क्लियर? सो दिस वाज अवर एक्टिविटी 1.3.1 नहीं थी, एक्टिविटी थी 1.9, टॉपिक था 1.3.1, तो ये सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी थी। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अगर आप पेन पे हैमर से स्ट्रोक करो तो क्या होगा, पेन टूट जाएगा। बुक टूटेगी? बुक टूटेगी? नहीं टूटेगी। नीडल डिपेंड करता है किस टाइप से आप उस पर हैमरिंग कर रहे हो, टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती है। थ्रेड टूटेगा हैमरिंग से? नहीं टूटेगा। क्लियर? अगर आप थ्रेड को पुल करके फिर हैमरिंग करो तो मे भी टूट जाए, बट कहीं पे रख के हैमरिंग करोगे सो दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो हैमरिंग से इनका शेप चेंज करना टफ होता है, बट अगर आप एक्सेसिव हैमरिंग करो, एक्सेसिव फोर्स लगाओ तो वो ब्रेक हो जाएंगे। तो सॉलिड्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि आपको उनको शेप चेंज करना टफ है, बट एक्सेसिव फोर्स से वो ब्रेक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रबर बैंड भी है, तो रबर बैंड का शेप चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ है, पर आप उसको पुल करो, जैसे रिलीज करा उसका ओरिजिनल शेप रीगेन हो गया। बट एक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे अगर हम, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सॉलिड्स की स्पेशलिटी होती है। कंप्रेस कर सकते हैं, मैं पेन को कंप्रेस कर सकता हूं कि साइज कम हो जाए इसका, बुक को कंप्रेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो सॉलिड्स में हमने देखा था कि सॉलिड्स का जो कंप्रेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। हमने लास्ट लेक्चर में टेबल बनाया, उसमें सॉलिड्स के कंप्रेशन में क्या लिखा, नेग्लिजिबल। अब बोला है कि ये आर्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। आर दीज आर्टिकल्स केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? आंसर इज नो। पेन बुक में डिफ्यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यहां पे 2 लिक्विड होते तो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते थे, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड होता तो पॉसिबल था डिफ्यूज होना, बट सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, इज वेरी रेयर। सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, तो ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। इसलिए हमने टेबल में सॉलिड्स में डिफ्यूजन में क्या लिखा था, सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूजन इज पॉसिबल। ओके, सो ये थी आपकी एक्टिविटी। तो आज मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आज हम सिर्फ एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई। इससे हमने सारे प्रॉपर्टीज लिखी थी सॉलिड्स की।
एक्टिविटी भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं एक्टिविटी 1.10, सेम पेज। एक्टिविटी 1.10, ठीक है। सेम पेज, पेज 4, एक्टिविटी 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग। वाटर, क्या क्या चाहिए? वाटर, कुकिंग ऑयल, देन मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। सेकेंड क्या चाहिए आपको? कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, अब एक्टिविटी में रीड करो। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए इस टाइम पे। क्या लिखा है एक्टिविटी में? कलेक्ट द फॉलोइंग। वाटर चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स ले लो। देन मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। लैबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर लेके 50 ml मार्क कर लो। मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड फिल करके इन कंटेनर्स में लिक्विड डाला जाता है। इन कंटेनर्स, सब कंटेनर्स की थिकनेस अलग है। जहां 50 ml, मतलब आपने मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml लिक्विड लिया, उसमें मार्किंग्स होती हैं, वो इन कंटेनर्स में डाला। उन कंटेनर्स में जहां तक लिक्विड आया वहां पे क्या मार्क कर दिया? 50 ml। तो हर एक कंटेनर पे आपको क्या मार्क कर देना है? 50 ml कहां पे आता है मार्क कर देना है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। What will happen if these liquids are split on floor? What will happen when these liquids are split on floor? अगर फ्लोर पे गिर जाए, फ्लोर पे हम डाल दें, तो ये लिक्विड्स का क्या होगा? ये लिक्विड्स फ्लो होंगे, ऑब्वियसली लिक्विड्स क्या होने लगेंगे? फ्लो होने लगेंगे। सो हमने देखा था लिक्विड्स में कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी? फ्लूइडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी थी? फ्लूइडिटी। बट सब एक जैसे फ्लो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बेटर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कफ सिरप। आप सबने कफ सिरप देखी होगी। तो आप कफ सिरप स्पिल कर दो फ्लोर पे या वाटर स्पिल कर दो, कौन इजीली फ्लो होगा? वाटर इजीली फ्लो होगा। तो लिक्विड्स में भी फ्लूइडिटी अलग अलग होती है। वो क्यों होती है वो अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फोर्सेस आते हैं, कोहेजन, एडिशन, वो सब अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड देयर फ्लूइडिटी वैरीज। वाटर की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, कफ सिरप की फ्लूइडिटी कम होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड देयर फ्लूइडिटी कैन वैरी। फ्लूइडिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, कितना इजीली वो फ्लो हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अब क्या बोला है? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain same? अब देखो, आपने कोई भी एक लिक्विड 50 ml मेजर करा, उनको अलग अलग कंटेनर में डालो। सब जगह जहां पे आपने 50 ml मार्क किया था ना, वहीं पे 50 ml आएगा, ठीक है। आपने अलग अलग शेप ली, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, एक क्यूबॉइडल कंटेनर लिया, क्यूबॉइडल कंटेनर में सपोज यहीं पे 50 ml आ जाता है, इतने पे। सिलिंड्रिकल कंटेनर में यहां पे आता है 50। तो आपने सपोज सिलिंड्रिकल कंटेनर में 50 ml वाटर लिया और इसमें पोर किया आपने, तो जहां पे 50 ml आपने मार्क किया होगा क्यूबॉइडल में, पहले ही मार्क कर देना था, उतना ही उसी लेवल तक वाटर रहेगा। कोई भी आप ऐसे लिक्विड ट्राई करके देख लो। तो लिक्विड्स की वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट होती है, ठीक है। लिक्विड्स हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम। Then, does the volume remain same? Yes. Does the shape of the liquid remain same? Shape same रहता है लिक्विड का? नहीं। शेप यहां पे कैसा था लिक्विड का? सिलिंड्रिकल। यहां पे कैसा हो गया? क्यूबॉइडल। सो लिक्विड्स दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये सब हमने कल लिखा था,
पर आज उनकी हम एक्टिविटीज देख रहे हैं। हमने पहले क्यों लिख दिया वो सब, क्योंकि हम वो सब पहले से लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ गए। लिक्विड्स ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर, बट हमें एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपकी जो एक्टिविटीज है वो एक बार पढ़ना था, इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये मत समझना कि कल हमने पहले लिख दिया है बाद में आज एक्टिविटीज क्यों करें। कल हमने क्यों लिखा था लास्ट लेक्चर में, जिससे कि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि स्टेट्स में किस किस टाइप का होता है। जो मेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, वो सब मैंने आपको उससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड पोर करोगे तो इजीली जाएगा, ऑब्वियसली इजीली चला जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी फ्लूइडिटी की वजह से। अगर आप मिक्स करोगे तो मिक्स भी होंगे, ये इनसॉल्युबल होगा तो उस पे ही रहेगा, बट अगर सॉल्युबल होगा तो वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाएगा। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? सो जस्ट गो थ्रू दिस एक्टिविटी वंस, रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 1.11। पेज नंबर 5। Okay. Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in the figure। आपको फिगर में दिख रहा है सिरिंज ली है। सिरिंज आपने देखा है, इंजेक्शन देखा होगा, तो आगे नीडल नहीं लगानी है, बस सिर्फ सिरिंज लेनी है। अब सिरिंज में जहां पे ओपनिंग होती है, जहां पे नीडल लगती है, वहां पे क्या लगा देना है, रबर कॉर्क। ठीक है, आप बुक में फिगर देख सकते हो। आपको कितने क्या लेना है, 3 syringes। यू हैव टू टेक सिरिंज। सिरिंज में आगे नीडल लगा देते हैं तो पूरे बॉडी क्या बन जाता है, आपका इंजेक्शन बन जाता है। तो नीडल आगे नहीं लगाना है, जहां पे नीडल लगाते हैं उस ओपनिंग पे क्या लगा देना है, रबर कॉर्क। तो आप देखोगे सिरिंज में पीछे प्रेस करने के लिए एक पिस्टन होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, और बीच में क्या फिल है, गैस फिल है, और आगे क्या लगा है, रबर कॉर्क लगा है। Remove the pistons from all syringes, leave one syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third। 3 syringes थी। ठीक है, अब 3 syringes में इस टाइप की सिरिंज। ठीक है, नाउ दिस पिस्टन इज एबल टू स्लाइड। दिस पिस्टन इज एबल टू स्लाइड। ठीक है, ऐसे 3 सिरिंजेस हैं। यहाँ पे रबर कॉक लगा दिया, और थर्ड भी ऐसे ही एक सिरिंज है। अब क्या कर रहा है, तीनों के पिस्टन्स निकाल दिए। ये पिस्टन्स क्या कर दिए, पहले निकाल दिए, खाली हो गए। एक को अनटच रखा, दूसरे में क्या फिल किया है, वाटर। ओके, सेकंड में फिल विद वाटर। यहां पे क्या फिल किया, वाटर, और यहां पे क्या फिल किया, चॉक।
क्लियर? इसको अनटच रखा, तीनों के पिस्टन्स निकाल दिए थे, फिर फिल करेंगे। इसको अनटच रखा तो इसके अंदर क्या फिल हो गई होगी? एयर फिल हो गई होगी। आगे रबर कॉक लगा दिया है, मतलब आगे से कुछ भी इस यहां से ये एग्जिट पॉइंट बंद हो चुका है। तो अगर आप वाटर को प्रेस करो, ये तो एग्जिट पॉइंट बंद है, तो ये आगे पिस्टन आगे प्रेस होगा। अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाओ तो ये आगे प्रेस होगा। अगर एग्जिट पॉइंट बंद है, एग्जिट पॉइंट खुला होता तो वो तो वाटर बाहर एग्जिट हो जाता, बट एग्जिट पॉइंट तो बंद है तो ये आगे प्रेस होगा? नहीं होगा। यहाँ पे चॉक फिल किया, आगे प्रेस होगा? नहीं होगा। ब्रेक हो जाएगी तो अलग चीज है, अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो आगे प्रेस नहीं होगा। मींस अगर हम सॉलिड पे या लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करें, ये डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करने को क्या बोला जाता है? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं हम? कंप्रेशन। तो अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड्स और सॉलिड में कंप्रेशन नहीं होता है, बट इसमें तो गैस थी। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये धीरे धीरे आगे जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, बट लिक्विड और सॉलिड्स कंप्रेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है? सो दिस एक्टिविटी स्टेट्स दैट गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। इसीलिए आप देखोगे सीएनजी में, एलपीजी में, आपके घर पे जो सिलेंडर्स होते हैं, कुकिंग गैस जो होती है वो एक सिलेंडर में फिल होती है। सिलेंडर में फिल इतनी ज्यादा गैस होती है, उसकी स्पेस इतनी कम है, तो भी गैस इतनी ज्यादा क्यों फिल होती है? उसका प्रेशर इंक्रीज कर करके, ठीक है, वो लिक्विफाई हो जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर में कि लिक्विफाई क्यों होती है। ठीक है? तो अभी आपने एक्टिविटी देखी, इससे क्या पता चला? गैसेस आर कंप्रेसिबल। ओके, अब इस एक्टिविटी के बाद हम लोग देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 6. So take out page number 6. You don't have to write anything, just go through the activities. You can read from the notes. अब देखो पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1. पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1. The mass per unit volume of a substance is called density. Density होता है mass upon volume. हम बोलते हैं ना कोई भी चीज बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब अगर आप बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चीजें स्टोर कर दो, कम वॉल्यूम में अगर बहुत ज्यादा मास है, कम वॉल्यूम में अगर बहुत ज्यादा मास है तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट अगर बहुत बड़ी वॉल्यूम में मास बहुत कम है, बहुत बड़ी वॉल्यूम में अगर मास बहुत कम है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंस क्या बोलते हैं? जैसे एक रूम है, उसमें 30 लोग अंदर आ गए तो क्या बोलेंगे? रूम बहुत डेंस हो गया है। बट अगर एक हॉल में से 2 लोग बैठे हैं तो क्या हो गया? रूम की डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि इतनी लार्ज वॉल्यूम में मास बहुत कम आया है। तो अब आपको यही पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। ठीक है? तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि सेम वॉल्यूम ले तो सबसे पास मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैस की होती है। ओके, फिर किसकी होती है? लिक्विड की, और फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। यही कंसेप्ट पे हमें अरेंज करना है। तो अब देखो, सबसे कम गैस की होती है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे पहले इसमें से देखो गैसियस फॉर्म में क्या क्या है। तो गैसियस फॉर्म में 2 चीजें हैं, एयर है और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है। एयर है और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है। तो दोनों
गैसेस फॉर्म में है, बट चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलेगा उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा. सो एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये दोनों गैसेस फॉर्म में थे. अब लिक्विड फॉर्म देखते हैं. लिक्विड क्या क्या है इसमें, हनी और वाटर. तो वाटर में वाटर इजीली फ्लो हो सकता है क्योंकि उसकी कम डेंस है वो, ठीक है. वाटर की डेंसिटी कम होती है, हनी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. हनी थिक होता है, काफी डेंस होता है हनी. देन सॉलिड में चॉक, कॉटन एंड आयरन. तो कॉटन तो बहुत ही लाइट वेट होता है, मतलब उसका मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, तो कॉटन. ओके. देन चॉक, और सबसे ज्यादा डेंस क्या होगी, क्या होगा, आयरन. सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. तो कॉमा लगाने की जगह सिंबल क्या लगाओगे, लेस देन. और मैक्सिमम किसकी हो गई, आयरन. Clear? This is answer of your first question. Question 2. Tabulate the difference in the characteristics of states of matter. तो मैंने टेबल आपको ड्रॉ करवा दी है, वही टेबल आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है. अभी आपने टेबल तो ड्रॉ कर दी तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता है तो वही टेबल आपको बनानी है. सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन. Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ, उस टेबल में लिखवा चुका हूँ कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड की, सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम, लिक्विड की उससे कम, गैस की उससे कम, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कम, सबसे कम, फिर लिक्विड, फिर गैस की सबसे ज्यादा, सब कुछ उस टेबल में है. तो इसका आंसर भी आप कर सकते हो. गिव रीजंस. A gas fills completely the vessel in which it is kept. आप गैस को कोई भी वेसल में रखो, उस पूरे वेसल को फिल कर देगी. Because rate of diffusion of gases is very high. तो गैसेस क्या हो जाती है, हर जगह डिफ्यूज हो जाती है. क्या आंसर होगा, because rate of diffusion of gases is very high. A gas exerts pressure on the walls of container. Same. As the rate of diffusion of gases is very high, they try to accumulate all the space, ठीक है. So the gaseous molecules try to escape and they exert pressure on the walls. Diffusion ज्यादा है तो हर जगह वो स्प्रेड होने का ट्राई करेंगे, तो जो कंटेनर में फिल है उसके वॉल्स पे भी वो क्या एक्सर्ट करेंगे, उसके वॉल्स तक चले जाएंगे, और वॉल्स तक अगर मॉलिक्यूल्स चले गए तो वॉल्स पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. एयर में से तो आपका हैंड मूव हो जाता है, बट अगर वुड से आपको हैंड मूव करना हो तो आपको कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़े. क्लियर? तो ये क्यों है, क्योंकि एयर में स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, बट सॉलिड में वो स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है. So क्या रीजन है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव अ वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स दिस स्पेस इज वेरी लेस. ओके, क्या आंसर है, इन केस ऑफ एयर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई लार्ज, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स ऑफ वुड इट इज वेरी लेस. Liquids generally have lower density as compared to solids. But you must have observed that ice floats on water. Find out why. मैंने भी आपको बताया कि लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, बट तो भी आइस क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है. इसका रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में जब लेटेंट हीट और वो सब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. तो ये एक क्वेश्चन बाकी रहा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, पहले नेक्स्ट टॉपिक और फिर ये क्वेश्चन. ठीक है, just go through this lecture, no need to write anything, just go through the questions from your notes, understand those concepts. मैंने आपको समझाई दिए, बट तो भी आपको कोई डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट मी. ओके, थैंक यू.